जितने भी व्यूअर्स इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, मैं उनका नए साल में स्वागत करता हूं। उनका नया साल स्वस्थ और बहुत अच्छा बीते। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं यहाँ एवीपी हूँ जीएसटीएन में। आज हम इस सेशन के दौरान जितने भी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में नए चेंजेज आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाए जाएंगे और प्लस इन मॉड्यूल्स में रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं सॉफ्टवेयर में उसकी चर्चा की जाएगी। इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो है आधार वैलिडेशन का, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोगों ने 21 अगस्त को 2020 को एक नया बदलाव आया था, जिसमें जितने भी प्रोप्राइटर, पार्टनर, कर्ता, एचयूएफ और ऑथराइज सिग्नेटरीज फर्म के थे उनका आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। सरकार के नोटिफिकेशन 62 20 अगस्त के आलोक में इस प्रक्रिया के तहत जितने भी प्रोप्राइटर्स थे, पार्टनर्स थे, अगर वो नए निबंधन के लिए आवेदन करते थे तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन करना था और उनके पास दोनों ऑप्शन थे। अगर वो नहीं करते थे तो फिर वो उस एप्लीकेशन का साइट वेरिफिकेशन और उसका अप्रूवल प्रोसेस को चेंज किया गया था। अभी नए बदलाव के तहत इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में एक प्रमोटर और एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया और ये इसे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए ये प्रोडक्शन पे आ चुका है और ये अभी जो भी व्यूअर्स जो आज की तिथि में लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे तो उनको ये स्क्रीन दिखता होगा कि वेदर यू विश टू कंटिन्यू गो फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन और नॉट, और रिमाइंड मी लेटर बटन के साथ। ये अभी सॉफ्ट लॉन्च है। इसमें अगर आप जो भी करदाता हैं और जो भी व्यक्ति हैं जो पूर्व से निबंधित हैं जीएसटी में, तो वो अगर चाहेंगे तो वो इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। पूरा उनका फ्लैग सेट हो जाएगा डेटाबेस में, और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इसे अभी ही करें, ये बाद में भी कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। इसके साथ ही इसमें एक और परिवर्तन किया गया है जो ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम आपको ये समझा देते हैं कि इसे किस किस व्यक्तियों का किसी फर्म के निबंधन के दौरान आधार ऑथेंटिकेशन किया जाना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए तो कोई विवाद ही नहीं है क्योंकि इसमें एक ही प्रमोटर होता है, तो उनका करना है और ये पहले से लागू था। अब एक सहूलियत ये आई है कि उनको अपने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का वो कर सकते हैं। पहले अगर उनके 3 ऑथराइज सिग्नेटरी थे तो उनके सारे ऑथराइज सिग्नेटरीज का करना था, अभी उनको केवल एक का भी करते हैं तो सिस्टम में उनको आधार ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। इसी प्रकार पार्टनरशिप फर्म में भी अगर पार्टनर्स की संख्या 1 से ज्यादा हो तो एक पार्टनर्स का आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी चाहे जो भी हो उनका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाना है। आधार ऑथेंटिकेशन एचयूएफ फर्म के लिए कर्ता का, और उसी प्रकार कंपनी के केस में अगर डायरेक्टर्स हैं तो एक डायरेक्टर का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाना है। कंपनी अगर फॉरेन लिमिटेड कंपनी है और उनके सारे डायरेक्टर्स फॉरेन के हैं तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन उनके प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या अदर कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी ट्रस्ट, इस सभी के प्रोमोटर्स में से एक व्यक्ति का आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा और एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो वो नो सेलेक्ट करके भी अपना निबंधन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक जिन कॉन्स्टिट्यूशंस और जिन प्रकार के टैक्स पेयरों को आधार ऑथेंटिकेशन से मुक्त रखा गया है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 4 प्रकार के निबंधन के लिए आवेदनकर्ता को आधार ऑथेंटिकेशन आवश्यक नहीं है, बाकी सभी के लिए यह जरूरी है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये अभी आवश्यक नहीं है, आप अभी इसे ऑप्शनल मान के चलें। अगर आपकी इच्छा हो तो आप करें, अदरवाइज आप इसे रिमाइंड मी लेटर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ एक ये आया, एक नए तरह के प्रावधान लाए गए हैं जिसमें जिन व्यक्तियों के पास आधार नहीं उपलब्ध है तो वो फिर क्या अपना दस्तावेज दे सकते हैं ऑफिसर को, या खुद अगर अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें वैसे आवेदनकर्ता जिन्होंने आधार के लिए आवेदन किया हो और उनका आधार आवंटित नहीं हुआ हो तो वो अपना आधार एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी दे सकते हैं पीडीएफ या जेपीईजी में, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक्सेप्ट किया जाता है। इपिक वोटर आई कार्ड हुआ, केवाईसी फॉर्म हुआ, या फिर किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि अमुक व्यक्ति है, यह व्यक्ति के पहचान से संबंधित, उसे अपलोड किया जा सकता है। अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है कि जो भी प्रॉपर ऑफिसर हैं, जो उनके सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, वो अगर चाहें तो वो अपलोड करा सकते हैं। यहाँ यह बात भी कहना आवश्यक है कि अगर अब आवेदनकर्ता जो नए निबंधन के लिए आ रहे हैं या फिर जो टैक्स पेयर हैं, वो अगर चाहे तो इसे अपलोड कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो नहीं अपलोड कर सके तो वो ये सारी जानकारियां वो साइट वेरिफिकेशन, अगर कोई पदाधिकारी जाता है उनके साइट पे वेरीफाई करने, तो वहां भी उपलब्ध करा सकते हैं मोबाइल ऐप के जरिए, या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ये सारे फोटोग्राफ्स को अपलोड करके सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये प्रॉपर ऑफिसर या जो साइट विजिटिंग ऑफिसर होंगे वो इस काम को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं अभी आपको फ्लो दिखाने जा रहा हूं जो आमतौर पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अभी दिख रहा होगा आपको, ये मेरे स्क्रीन पे। इसमें आधार ऑथेंटिकेशन टैब में पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आना चाहते हैं या नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है। तो अगर टैक्स पेयर इसे सबमिट करते हैं तो उनको जो भी उनके एक प्रोमोटर या पार्टनर या डायरेक्टर और एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, दोनों के डिजिग्नेशन, स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप और रेजिडेंट ऑफ इंडिया का डिटेल्स, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो भी उन्होंने जीएसटी के आवेदन पत्र पे उल्लेखित किया है या लिखा है, उस पे एक ऑथेंटिकेशन लिंक भेजा जाता है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। ये ऑथेंटिकेशन लिंक स्पेसिफिक होता है और इस ऑथेंटिकेशन लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो आता है आपके मोबाइल पे, या फिर जिस सिस्टम से आप ऑथेंटिकेट करने जा रहे हैं वहां पे आपको आधार नंबर अपना डालना होगा, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग भेजा जाता है। तो अगर आपने उसमें आधार नंबर अपना डाला तो सिस्टम उसको वैलिडेट करता है इमीडिएटली यूआईडीआई के वेबसाइट से, और ये मैच होने के बाद सिस्टम एक ओटीपी ट्रिगर करता है। ये ओटीपी आपके आधार से जो भी ईमेल या मोबाइल नंबर लिंक्ड हो उस पे आता है। उस ओटीपी को आपको उस स्क्रीन पे डालना है। जैसे ही ये दोनों इंफॉर्मेशन आप वैलिडेट कर लेते हैं, इमीडिएटली मेरा सिस्टम, जीएसटी सिस्टम, सारा डेटा आपसे संबंधित जानकारी वो मंगवा लेता है आधार के डेटाबेस से, और ये आपको दिख जाता है विथ मैसेज कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन सही ढंग से कर लिया गया। यहाँ पे देखिए ये आपको आधार ऑथेंटिकेशन का स्टेटस, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। ये स्टेटस अपडेट हो जाता है जीएसटी पोर्टल पे भी, और आपको जब आप आधार ऑथेंटिकेशन लिंक पे जाएंगे तो एक कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट दिखता है जिसमें कि जो भी आपने डेटा जीएसटी के आवेदन पत्र पर भर रखा है और जो आधार में आपका है, वो दोनों का तुलनात्मक ब्यौरा आपको दिखाया जाता है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ। यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ भी आपका आएगा इसमें। और ये जानकारी ये जानकारी सीधे तौर पे प्रॉपर ऑफिसर को भी उपलब्ध कराई जाती है, जो कि रजिस्ट्रेशन आवेदन को एग्जामिन करके अप्रूव करते हैं। उनके लिए भी ये उपलब्ध रहता है, इसके आधार पे वो कोई निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जानकारी जो है ये हमेशा के लिए हमारे जीएसटी सिस्टम में डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ये जो अभी सेकेंड स्क्रीन अभी आपके समक्ष आ रहा होगा, इसमें वैसे सिनेरियो को दिखा रहे हैं कि जहां आधार ऑथेंटिकेशन अनसक्सेसफुल हुआ। आधार ऑथेंटिकेशन अनसक्सेसफुल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो है कि आपने आधार नंबर गलत भरा हो, या ओटीपी आप गलत डाल रहे हो, या किसी तरह का कोई मिसमैच हो जो आपने
नाम दे रखा है, तो उसमें किसी तरह के मिसमैच आने पे इस वैसी परिस्थिति में आधार ऑथेंटिकेशन अनसक्सेसफुल ट्रीट किया जाता है। लेकिन ब्यौरा अगर आपको ओटीपी आ गया और आपने ओटीपी डाल रखा है, तो ये सारा ब्यौरा ऑफिसर को उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन अनसक्सेसफुल रहा तो फिर आपको एक ऑप्शन दिखाया जाता है। इसमें देख रहे होंगे कि इस स्क्रीन पे जब आप नो सेलेक्ट करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपको ई केवाईसी का ऑप्शन दिखाया जाएगा। ई केवाईसी में दो विंडोज आप देख रहे होंगे साइड में, कि जहां डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट, जो हमने आपको शुरू में बताया अपने प्रेजेंटेशन में, कि पासपोर्ट नंबर, आधार इनरोलमेंट आईडी, वोटर आईडी या कोई भी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, उसका फोटोग्राफ खींच के या उसका पीडीएफ इमेज। और जैसे ही आप इसे करेंगे तो ये फिर इंफॉर्मेशन आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। और ये आप चाहे अगर गलती से दूसरा फोटोग्राफ अपलोड हो गया है या दूसरी जानकारी, तो आप डिलीट करके दोबारा भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपके प्रॉपर ऑफिसर को उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रॉपर ऑफिसर इसको देख के निर्णय ले सकेंगे, क्योंकि अभी टाइमलाइंस चेंज हो गए हैं। अभी आप कोई भी निबंधन के लिए आवेदन देते हैं तो पहले 3 वर्किंग डेज था, जैसे बढ़ाकर 7 वर्किंग डेज हो गया है। और इसी प्रकार से अगर आधार नो सिनारियो है तो आपका 21 कैलेंडर डे से ये 30 दिन का बढ़ाया गया, हाल के जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके आलोक। तो पदाधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि उनसे एससीओन पूछा जाए या इनका रजिस्ट्रेशन आधार नो है, अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो अप्रूव कर दें। इसकी सहूलियत दी गई है पोर्टल पे, और ये दोनों के लिए सुविधाजनक है। एक तो करदाता के लिए, और प्लस जो ऑफिसर अप्रूव कर रहे हैं एप्लीकेशन, उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसके उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण जो बदलाव अभी हाल में लाया गया है वो है जीएसटी इन सस्पेंशन का। ये यूज केस नवंबर में डिप्लॉय हुआ है, और इसके तहत जो भी कैसे टैक्स पेयर सस्पेंड होंगे, ये इसकी जानकारी इस स्लाइड में हम आपको दे रहे हैं। तो कोई भी जीएसटी तब सस्पेंड होता है दो परिस्थिति। पहला, अगर करदाता या जो भी टैक्स पेयर है वो अपना सरेंडर का एप्लीकेशन फाइल करता है जीएसटी पोर्टल। सरेंडर का एप्लीकेशन उन्हें जीएसटी आरईजी 16 में फाइल करना है। अगर उन्होंने इस आवेदन को दाखिल किया है जीएसटी पोर्टल पे, तो जैसे ही एआरएन जनरेट होता है विद द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये इनका जीएसटी का स्टेटस इमीडिएटली सस्पेंडेड हो जाता है। ये तब तक रहता है जब तक ऑफिसर उस पर कोई फाइनल एक्शन नहीं ले ले। इसी प्रकार से अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि ये व्यापारी या ये करदाता के जो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, या फिर कोई फ्रॉड वगैरह में पकड़े गए, तो वैसे परिस्थिति के लिए ऑफिसर को ये पावर दिया गया कि वो कैंसिलेशन इनिशिएट कर सकता है। तो ऑफिसर जब जीएसटी आरईजी 17 में कोई कैंसिलेशन का नोटिस इशू करता है तो जीएसटी इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंशन एक इंटरमीडिएरी स्टेज है, ये फाइनल स्टेज नहीं है। इस स्टेज में कोई भी टैक्स पेयर फ्यूचर रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकता है, ईवे बिल जनरेट वो नहीं कर सकता है फ्यूचर पीरियड के लिए। जिस डेट से सस्पेंड हुआ उससे आगे का ईवे बिल जनरेट नहीं होगा। कोई भी करदाता कोर अमेंडमेंट्स नहीं फाइल कर सकता। नॉन कोर आप कर सकते हैं, आप टेलीफोन अपडेट कर लीजिए, मोबाइल अपडेट कर लीजिए, ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल अपडेट कर लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रोमोटर्स का डिटेल, जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जीएसटी के हिसाब से, वो आप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो डिस्पर्सल है रिफंड अमाउंट का, उसको भी कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसमें एक जो जानकारी और एक देना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए, कि अगर कोई जीएसटी सस्पेंड होता है तो उसकी एक्टिविटी ब्लॉक नहीं होती है। वो पीछे के पीरियड का लॉगिन करके सारा रिटर्न्स भर सकता है, सारे टैक्स पेमेंट्स कर सकता है, इवन एससीएन जो सो कॉल्ड नोटिस ऑफिसर के द्वारा पूछा गया है उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। जो भी रिटर्न्स पीछे के पीरियड के बचे हुए हैं वो सारा फाइल कर सकता है, अपना सेट ऑफ कर सकता है लायबिलिटीज पुराने जो भी अर्लियर टैक्स पीरियड का है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
जब सस्पेंशन तब खत्म होता है जब या तो पदाधिकारी या ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर जो है आप करदाता के जीएसटी को अप्रूव करता है कैंसिलेशन एप्लीकेशन, या एक्सेप्ट करता है, या फिर उसको रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने की परिस्थिति में क्या है, एक ड्रॉप प्रोसीडिंग ऑर्डर उनको निकालना होता है। तो ड्रॉप प्रोसीडिंग ऑर्डर जीएसटी आरईजी 20 में निकाला जाता है। जैसे ही वो ऑर्डर पास होता है, उस ऑर्डर के पास होते ही आपका जीएसटी स्वतः एक्टिव हो जाता है सिस्टम से। सिस्टम इन एक्शन है। अगर ऑफिसर ने आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया, अप्रूव कर दिया आपका एप्लीकेशन, तो आपका जीएसटी का स्टेटस सस्पेंडेड से कैंसिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डेटा फ्लो कर रहा है। कि आपने यहाँ कैंसिलेशन का एप्लीकेशन भरा, ऑफिसर वैलिडेट किया आपके एप्लीकेशन को, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका सस्पेंडेड से कैंसिल्ड हो जाएगा, अगर नो किया तो सस्पेंडेड से एक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से सुओ मोटो कैंसिलेशन के केस में बीओ ऑफिसर जो है, अगर आपके लिए सुओ मोटो कैंसिलेशन का नोटिस इशू किया है, तो आपका जीएसटी सस्पेंड होता है और आपको एक रिस्पांस देना होता है, जो कि भी क्वेरी पूछा गया है ऑफिसर के एंड से, क्योंकि आरईजी 17 ही एक तरह से सोकोज नोटिस ही है। ये एक तरह से पूछा जाता है कि साहब आपने ये आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, आपका क्या रिस्पांस है। तो ये जब टैक्स पेयर रिस्पॉन्ड करता है इस पे, अब ऑफिसर उसको या एक्सेप्ट करे या फिर उसको रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट कर लिया आपका रिस्पॉन्स कि सही है साहब, तो आपका प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देगा, आपका जीएसटी सस्पेंडेड से एक्टिव हो जाएगा। अगर ऑफिसर को यह लगता है कि आपका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपका वो रिस्पॉन्स को रिजेक्ट करके और आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो ये फ्लो था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है जीएसटी पोर्टल पे, जो कि आने वाले एक सप्ताह में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा आप लोगों के लिए। तो इसमें है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको एक बैंक अकाउंट देने की बाध्यता है नियम के अनुसार। तो जीएसटी रूल बोलता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप 45 डेज के अंदर नॉन कोर अमेंडमेंट के जरिए अपना जीएसटी पोर्टल पे आके बैंक अकाउंट अपडेट कर दीजिए। तो शुरू में ये आज आप अवगत हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बैंक अकाउंट देने की बाध्यता नहीं, और कोई भी व्यक्ति बिना बैंक अकाउंट के जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई भी कर सकता है और उसे ग्रांट भी होता है। लेकिन बहुत टैक्स पेयर जिनको रिफंड वगैरह लेना रहता है, वो आते हैं सिस्टम पे और वो बैंक अकाउंट अपना अपडेट करते हैं। सारे टैक्स पेयर्स इसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते। तो ये चेंजेस आने जा रहा है। इसमें आप जब भी लॉग इन करेंगे तो मेरा सिस्टम, जीएसटी सिस्टम ये रीड करेगा कि आपके रजिस्ट्रेशन से 45 दिन हुए हैं कि नहीं। अगर 45 दिन हो गए हैं और तो ये पॉपअप आपको दिखाया जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट 45 दिन में अपडेट किया जाना था, लेकिन आपने नहीं किया है, प्लीज जाइए और इसे अपडेट कीजिए। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये नॉन कोर अमेंडमेंट का आपको स्क्रीन पे लैंड कराएगा। वहां पे आपको बैंक अकाउंट अपना भर के और इसे सबमिट करना है। तो ये आप अवगत होंगे कि बैंक अकाउंट ऐड करना एक नॉन कोर अमेंडमेंट की प्रक्रिया है और इसमें किसी भी ऑफिसर का अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा पे है, आप जैसे जाएं और इमीडिएटली इसे अपडेट कर देंगे तो ये मेरे जीएसटी डेटा सिस्टम में, जीएसटी डेटाबेस में इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा और कहीं इसमें किसी भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है और इस काम को आप कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो आया है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पिन बेस्ड ज्यूरिसडिक्शन। इसे जब लाया गया तो कुछ व्यवसायियों को दिक्कत आई थी जो नए निबंधन के लिए आवेदन कर रहे थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जीएसटी में पहले क्या है कि हम लोग उनको सारा जुरिडिक्शन दिखलाते थे किसी भी राज्य का, और वो अपने सहूलियत के हिसाब से सेलेक्ट करते थे। तो इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज नोटिस की गई कि ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन नहीं था। तो इसे क्या किया गया कि पूरे देश भर से सारे राज्यों से जानकारी मांगी गई और ये मांगा गया कि आप अपने लोएस्ट जुरिडिक्शन को पिन कोड से मैप करके एक नया मास्टर शेयर कर दें। इस मास्टर के आधार पर पिन कोड के आधार पे हम लोगों ने जुरिस्डिक्शन, जीएसटी सिस्टम आज की डेट में वो दिखलाता है आपको अवेलेबल जुरिस्डिक्शंस।
अगर कोई भी किसी भी स्थान का कॉमन पिन कोड है, जैसे ये प्रश्न लोगों जो जो भी स्टेशन को ज्वाइन किए होंगे उनके मन में आ रहा होगा कि कितने स्थान हैं जहां एक ही पिन कोड पे 4-5 प्लेस टैग्ड रहते हैं। तो उसी ढंग से ये, अगर एक पिन कोड आप डालेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के पिन कोड को, जो कि आगे के स्क्रीन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल्स आप भरते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में, तो वहां पे एक पिन कोड मैंडेटरी फील्ड है। पिन कोड जब आप जैसे ही इसमें भरेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते समय, तो एक वहीं पे आपको उस पिन कोड से एसोसिएटेड या लिंक्ड अवेलेबल जुरिस्डिक्शन आपको दिखाएगा, जो कि सेंटर के लिए भी होगा और स्टेट के लिए भी। तो जो भी पिन कोड के आधार पे आपको अवेलेबल जुरिस्डिक्शन होगा वो वहाँ ड्रॉप डाउन में उपलब्ध रहेगा, और उसी हिसाब से आप उसे सेलेक्ट करके और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा डेटा की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और आपको भी सहूलियत होगी कि जैसे अगर इस पिन कोड पे कौन सा जुरिस्डिक्शन है, ऐसे आपको कंसल्टेंट से पूछना पड़ता था, टैक्स कंसल्टेंट से, तो आज के डेट में वो आप खुद भी कर सकते हैं, और उस पिन कोड से अगर कोई लिंक जुरिस्डिक्शन है तो आप सेलेक्ट करके उसे भर दें। और इसके अतिरिक्त एक चेंज आया है जो एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल एसीजेड डेवलपर से रिलेटेड है। इसके तहत जो ये महत्वपूर्ण चेंज है, इसमें क्या है कि एसीजेड में जो भी व्यवसायी निबंधित हैं या जिनको भी एसीजेड से रिलेटेड नोटिफाइड है एसीजेड यूनिट या एसीजेड डेवलपर, तो उनको विशेष सरकार के द्वारा सहूलियतें दी जाती है, और उनका सारा टैक्स, उनका सारा सप्लाई जो होता है वो आईजीएसटी सप्लाई होता है, इवन अगर वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी करे तो भी। तो इसे ट्रैक करने के लिए जीएसटी सिस्टम में इसे सेपरेट वर्टिकल के रूप में स्टोर किया जाता है। एसीजेड यूनिट्स के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको एक लेटर ऑफ अप्रूवल और लेटर ऑफ परमिशन एसीजेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से दिया जाता है, जिसमें एक वैलिडिटी पीरियड होती है, और इस वैलिडिटी पीरियड को सिस्टम पे कैप्चर किया जाने का प्रावधान। तो यही चेंज इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और कोई भी एप्लीकेंट अगर अपने आप को एसीजेड यूनिट या एसीजेड डेवलपर के रूप में आइडेंटिफाई करता है, तो वैसी परिस्थिति में अगर जीएसटी सिस्टम उनसे 2-3 जानकारी अतिरिक्त मांगता है। पहला तो लेटर ऑफ अप्रूवल या लेटर ऑफ परमिशन, जो कि प्रॉपर ऑफिसर के सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन होता है कि वो उसको देखते हैं कि ये जो लेटर ऑफ अप्रूवल या लेटर ऑफ परमिशन अपलोड किया गया है ये वाकई उचित है या नहीं है। दूसरा, इसमें इसके मेटा डेटा को भी कैप्चर किया जाता है, जैसे इसमें एसीजेड का नाम आपको ड्रॉप डाउन से दिखेगा, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनका डिजिग्नेशन, ऑर्डर नंबर, अप्रूवल डेट, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, आमतौर पे 5 साल या 7 साल के लिए उनकी वैलिडिटी रहती है एसीजेड यूनिट्स की, तो वो वैलिडिटी उनको देना रहता है, और प्लस डॉक्यूमेंट अपलोड की फंक्शनलिटी है। ये सारे मेटा डेटा के आधार पर बैकएंड पे फंक्शन चलता है। अब किसी एसीजेड यूनिट की वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है तो सिस्टम उनको अलर्ट दे रहा है आज के डेट में, और उनको ये बता रहा है कि आपकी वैलिडिटी इतना दिन के बाद एक्सपायर होगी, आप प्लीज जाके एक्सटेंड कराइए। अगर उस डेट के बाद कुछ रिमाइंडर्स के बाद भी अगर उनकी वैलिडिटी टैक्स पेयर द्वारा नहीं बढ़ाई जाएगी, तो वैसी परिस्थिति में ये अलर्ट ऑफिसर को दिखाया जाएगा, और ऑफिसर को बताया सिस्टम ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इनका सो मोटो कैंसिलेशन इनिशिएट कीजिए या इनसे क्वेरी कीजिए कि क्यों इन्होंने वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद भी अपना एक्सटेंशन का पेपर नहीं सबमिट किया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एसीजेड यूनिट और एसीजेड डेवलपर्स इनिशियली सिस्टम में कॉमनली आइडेंटिफाई होते थे, बाद में इसको अलग किया गया। आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे एसीजेड यूनिट्स गलती से एसीजेड डेवलपर सेलेक्ट कर लिए हैं, या फिर एसीजेड डेवलपर से एसीजेड यूनिट सेलेक्ट कर रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह की कोई भी इंटरचेंजेबिलिटी है तो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट से वो जाके अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, वो जाके सुधार लेंगे, और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ ऑफिसर वो उनका वो चेंज हो जाए।
इसके अलावा कुछ और चेंजेस लाए गए हैं, जैसे जो एक है कि यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आमतौर पे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट को दिया जाता है, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन है। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इन दोनों फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट अपलोड शुरू में नहीं लिया जाता था, अब लिया जा रहा है। यूआईएन के केस में क्या है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो रेसिप्रोसिटी के हिसाब से होता है, कंट्री टू कंट्री वेरी। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशू करता है किसी भी कॉन्सुलेट, या फिर अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया गया है किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसका राष्ट्रहित में बहुत बड़ा महत्व है, तो वो नोटिफिकेशन अपलोड करने का प्रावधान सिस्टम में लाया गया है और उसके तहत अपलोड किया जा सकता है। इसी प्रकार से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कोई व्यापारी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आज के डेट में अगर वो निबंधन के लिए जाएंगे तो वहां उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बाध्यता है, उन्हें अपलोड करना पड़ेगा, उससे संबंधित साक्ष्य उनको वेबसाइट पर देना होगा। अभी ये स्क्रीन्स हैं जहां ये तो छोटा सा स्क्रीन है, इसमें जहां सिंपल है कि जहां अपलोड नोटिफिकेशन है वहां आपको इसका मेटा डेटा भर के अपलोड कर देंगे। जहां तक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का सवाल है, तो ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंजेस आज के डेट में लाया जा रहा है तो वो कोर अमेंडमेंट से जाते हैं। तो जब वो कोर अमेंडमेंट से जाएंगे तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर उनको ऐड करना है तो उनको ये रेडियो बटन यस करना पड़ेगा। यहाँ मेरे जीएसटी सिस्टम द्वारा ये पूछा जाता है कि आपके पास कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है अथवा नहीं है। तो अगर वो यस करते हैं तो फिर सिस्टम उनसे पूछता है कि आप काउंट बताइए, आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कितने हैं, बैंक अकाउंट जैसा। तो अगर वो 1, 2 या 5 जो भी करेंगे उस हिसाब से उनका टेबल्स ओपन होता है, और टेबल जब ओपन होगा तो उनको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और ये प्रक्रिया सेम है जो कि उनको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रोविजन किया गया है वही उसी तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ भी मांगे गए हैं। तो जो भी उनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उससे संबंधित बिजली का बिल, नगर निगम का रसीद या जो भी उनसे रिलेटेड सेल डीड या लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है जो कि कैंसिलेशन ऑफ इनरोलमेंट ऑफ जीएसटीपी। जीएसटी प्रैक्टिशनर या टैक्स कंसल्टेंट जीएसटी रूल के तहत निबंधित किए जाने का प्रावधान है। जीएसटी पोर्टल पर उनका इनरोलमेंट होता है। वो इनरोलमेंट की प्रक्रिया तो थी, लेकिन उनके निबंधन को अगर किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर को आगे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है तो वैसे में सिर्फ सुओ मोटो कैंसिलेशन का ही प्रावधान था, जो अगर कमिश्नर चाहे तो उनका इनरोलमेंट रद्द कर सकता है। लेकिन बाद में रूल में बदलाव आया और उसमें फिर एक फॉर्म बनाया गया जीएसटी पीसीटी 06, जो कि एक कैंसिलेशन एप्लीकेशन है और सिंपल एप्लीकेशन है। तो इसमें कोई भी जो टैक्स कंसल्टेंट हैं वो आके अप्लाई करके जीएसटी पीसीटी 06 भर सकते हैं, और जो भी टैक्स इनके फॉर्म के आधार पे कमिश्नर फिर जीएसटी पीसीटी 07 में ऑर्डर करके उनका इनरोलमेंट कैंसिल कर सकता है। अब जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए जो सहूलियतें वेबसाइट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं उसमें क्या है कि कोई भी जीएसटी प्रैक्टिशनर किसी भी टैक्स पेयर को इंगेज या डिसंगेज कर सकता है। ये इंगेज या डिसंगेज करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर कोई भी टैक्स पेयर चाहे तो वो सर्च कर सकता है कि ये कितने उसके इलाके में या नियरेस्ट विसिनिटी में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से अवेलेबल जीएसटीपी हैं, और उनको वो इंगेजमेंट या के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद जीएसटीपी को एक्सेस रहता है कि वो उस टैक्स पेयर का डैशबोर्ड जाके अपना रिटर्न वगैरह भर ले, लेकिन सबमिट टैक्स पेयर ही करता है। तो ये प्रक्रिया है कि जैसे ही अगर ये पीसीटी 06 उनके द्वारा भर दिया गया और पीसीटी 07 में ऑर्डर हो गया, तो फिर ये इंगेज डिसंगेज वाली प्रक्रिया बंद हो जाती है और टैक्स पेयर जो कि उनको इंगेज करके रखे हैं उनको अलर्ट और एसएमएस चला जाएगा। तो ये चेंजेस आया है, और ये सारे टैक्स अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये जीएसटीपी प्रैक्टिशनर का इनरोलमेंट कैंसिल हो गया। अब हम आपके सामने एक स्क्रीन आ रहा होगा जिसमें जीएसटीपी प्रैक्टिशनर से रिलेटेड है। तो वो लॉगिन करके अगर लॉगिन करेंगे तो उनको ये विंडो दिखता है जहाँ पे वो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ इनरोलमेंट पे क्लिक करके ये एप्लीकेशन भर के
और अपना रीजन देख के सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही ये सबमिट होता है, वेरीफाई एंड करके ये टीबीसी से सबमिट करते हैं, तो ये टास्क ऑफिसर के डैशबोर्ड पे चला जाता है। ऑफिसर के डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये जब विजिबल होता है तो ऑफिसर बेसिक डिटेल, कैंसिलेशन डिटेल और वेरिफिकेशन देख के रिमार्क्स ऐड करके अगर क्वेरी पूछना चाहे तो पूछ सकता है, या फिर अगर उसे लगता है कि नहीं वो सेटिस्फाइड है एप्लीकेशन से तो वो इमीडिएटली इसे कैंसिल कर सकता है। तो ये कैंसिलेशन ऑर्डर है, इसी फॉर्म में आता है। तो ये कैंसिलेशन ऑर्डर जिसमें इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन लिखा हुआ है, ये बड़ा क्रिटिकल है। इस डेट के बाद इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है और ये सहूलत उस जीएसटी प्रैक्टिशनर को उपलब्ध नहीं रहती। अब प्रेजेंटेशन के दौर में इस पेज में एक बात बताना चाहूँगा कि एक नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को आया है। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से संबंधित कुछ प्रावधान लाए गए हैं। कुछ प्रावधान बाद में लाने वाले भविष्य में आएंगे, लेकिन कुछ प्रावधानों को ले आया गया है। जो इसमें महत्वपूर्ण चेंजेस है, इसमें एक तो है कि आधार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हैं, जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात है, लेकिन इसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो इसमें बहुत लोगों को बताना और स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जब भी लागू होगा तो सरकार इसके लिए अधिसूचना अलग से जारी करेगी। अब आज के डेट में बायोमेट्रिक नहीं है और ये भविष्य में आएगा। जहां तक अप्रूवल डेज की बात है तो ये 3 वर्किंग डेज से 7 वर्किंग डेज किया गया है। अगर कोई भी आवेदन करता जिनका आधार उपलब्ध हो और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो, और अगर कोई आवेदन करता जिन्होंने आधार नो सेलेक्ट किया है या उनका ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में उनका आवेदन 21 कैलेंडर डे की जगह 30 कैलेंडर डे में, यदि पदाधिकारी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया या प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, तो वो उनका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव्ड होता है 30 दिन। इसके बाद एक उसमें बल्क सस्पेंशन और डिसेंट्रलाइज रिवोकेशन है, एक की प्रक्रिया है जिसमें कुछ कारणों से ऑफिसर या मतलब सिस्टम से जीएसटी को सस्पेंड किया जा सकता है, और इससे कुछ रिलेटेड फ्लो चार्ट है जो कि आपको बताए जाएंगे। ये सारे चेंजेस अभी ऊपर के तो चेंजेस जैसे जो वर्किंग डेज से संबंधित है या ये तो आ गए हैं। जो बल्क सस्पेंशन और डिसेंट्रलाइज रिवोकेशन है ये मतलब आने वाले हैं, मतलब ये आपको नजदीक शीघ्र ही लागू किए जाएंगे। तो इसमें जो मतलब जो चेंजेस आए हैं ये मुख्यतः संबंधित हैं कि जो वैसे करदाता जिन्होंने रिटर्न्स नहीं फाइल कर रखा है 6 महीने से और 9 महीने, और एक 3 नए क्लॉज डाले गए हैं। जैसे एक तो ये है कि जिनका GSTR 3B और GSTR 1 में डिफरेंस है, और दूसरा है कि अगर कोई टैक्स पेयर उनका GSTR 2A और TB2B सिस्टम बनाती है और उनको ये बताती है कि आपका एडमिसिबल क्लेम कितना है किसी भी करदाता व्यवसाय के लिए, और उन्होंने GSTR 3B में क्या क्लेम कर सकता है, तो ये अगर डिफरेंस एक सर्टेन क्वांटम से ज़्यादा होगा तो इस तरह का प्रावधान है कि उनका GST सस्पेंड किया जा सकता है। इसी तरह से एक कैश लायबिलिटी और सेटअप करने का प्रावधान है, लेकिन ये अभी भविष्य में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इसका फ्लो सिंपल है और जो सुमोटो कैंसिलेशन का फ्लो है लगभग वही है, और इसमें सिर्फ यही है कि जो भी ऐसे चिन्हित करदाता होंगे जिनका सिस्टम से पाए गए तो उनका सेंट्रलाइज सस्पेंशन किया जाएगा, और फिर उन्हें सेंट्रलाइज सस्पेंशन करने के बाद उनके सारे आवेदन को जो कंसर्न पदाधिकारी हैं, जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी हैं, उनके पास भेज दिया जाएगा, और वो उसे एग्जामिन करके अगर उनको लगता है कि नहीं साहब ये करदाता के द्वारा सही जवाब दिया गया है तो वो सस्पेंशन को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर वैसे व्यवसायियों से है जिन्होंने कंप्लायंस में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती है, और इसमें एक ईमेल भी उनको भेजा जाना है जो कि GSTREG 31 का फॉर्मेट है। तो ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी और इसके लिए हम लोग मिलेंगे।
अब हम कुछ क्वेश्चन और आंसर जो कि आपको लाइव चैट में आंसर किया जा रहा है, अगर मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मेरे स्तर पर दिया जाना चाहिए तो धन्यवाद। तो इसी के साथ ये सेशन हम क्लोज करते हैं, और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा आपके लिए। एक बार पुनः आप लोगों को हम हमारी तरफ से नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा बीते, स्वस्थ रहें आप, और इसी कामना के साथ हम इस सेशन को क्लोज करें। थैंक यू।